आज की क्लास में हम थर्मोकेमिस्ट्री करेंगे शुरू। थर्मोकेमिस्ट्री नाम से आपको पता चल रहा है कि टेम्परेचर का रिलेशन, यानी जो उसके बॉन्ड हैं वो तोड़ने में एनर्जी चाहिए, बॉन्ड बनने में एनर्जी लिबरेट होगी। तो थर्मोकेमिस्ट्री केमिस्ट्री की उस ब्रांच को डील करता है जो किसी केमिकल रिएक्शन में चेंज होने के साथ साथ जो उसमें एनर्जी चेंज होता है, उस एनर्जी चेंज को डील करता है। थर्मोकेमिस्ट्री क्या है? केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जो किसी केमिकल रिएक्शन में एनर्जी चेंज को डील करता है। और एनर्जी किस टर्म में डील करनी है? सिर्फ हीट के टर्म में डील करनी है। एनर्जी तो बहुत सारे, मैंने पहले भी आपको शुरुआत की थी जब क्लास की थर्मोडायनेमिक्स की, तब भी आपको बताया था कि क्या है चेंज इन एनर्जी। चेंज इन एनर्जी बहुत सारे तरीकों से हो सकता है। जब कोई एक स्टेट ए स्टेट बी में पहुंचती है, चेंज इन एनर्जी हो सकता है डेल्टा ई। ये इन टर्म्स ऑफ हीट भी हो सकता है, ये इन टर्म्स ऑफ लाइट भी हो सकता है, एच न्यू भी हो सकता है। एच न्यू को पहचानते हो आप, एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ा है। यानी लाइट निकल सकती है किसी रिएक्शन में। बहुत सारे रिएक्शन लाइट बाहर से डालने पर होते हैं, फोटो केमिकल रिएक्शन कहलाते हैं। फोटो से फोटोन, ये जो फोटो है, ये जो फोटो नाम चला आ रहा है, आजकल तो डिजिटल कैमरा हो गया, इसमें तो फोटो रहा ही नहीं, फोटोन नहीं रहा, इसमें अलग चीजें हो गई। लेकिन जब शुरुआत हुई है तो लाइट से हुई है। लाइट वाले कैमरा पुराने टाइम में हुआ करते थे। तो फोटो खींच लिया, फोटो खींच लिया मतलब लाइट, फ्लैश लाइट डाली तो लाइट जा करके उसने चेंजेस किए। और केमिकली हाइपो सोल्यूशन होता था, उसको उस शीट पर लगा करके उस पर लाइट डालते थे तो वो पर्टिकुलर एरिया पर केमिकल रिएक्शन कर देती थी। लाइट का केमिकल रिएक्शन से, फोटोसिंथेसिस पढ़ते ही हो आप, फोटोसिंथेसिस में लाइट केमिकल रिएक्शन का आपस में रिलेशन है। और इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो होती है, बहुत सारे केमिकल रिएक्शन में एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी निकलती है। इलेक्ट्रॉन रन कर जाए, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है बैटरीज में, सेल्स में, कार में जो बैटरी लगती है उसमें आप देख सकते हो। केमिकल रिएक्शन यूज करते हुए हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी बना देते हैं। कई सारे रिवर्स होते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूज करते हुए केमिकल रिएक्शन करवा देते हैं। केमिकल रिएक्शन हो नहीं रहा था लेकिन हमने बाहर से इलेक्ट्रिसिटी पास कर दी, केमिकल रिएक्शन हो गया। तो एनर्जी हम किस टर्म में दे रहे हैं? इलेक्ट्रिकल एनर्जी के टर्म में दे रहे हैं। हीट नहीं किया। क्या लैब में आप करते ही होंगे, कोई रिएक्शन नहीं हो रहा है तो उसे हीट कर दिया, हीट बाहर से दी तो रिएक्शन हो गया, यानी एनर्जी दी तो रिएक्शन हो गया। लेकिन यहां पर हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी, लाइट एनर्जी देकर या हीट एनर्जी देकर या हीट निकालकर या लाइट निकालकर, बहुत सारे केमिकल रिएक्शन में लाइट निकलती है और बहुत सारे केमिकल रिएक्शन में इलेक्ट्रिकल एनर्जी निकलती है। तो इसको हम बोलेंगे कि एनर्जी। लेकिन थर्मोडायनेमिक्स में हम सिर्फ इसे डील करेंगे, बताना मैं ये चाह रहा हूँ। मुझे मतलब नहीं है लाइट से, मुझे मतलब नहीं इलेक्ट्रिक, ब्रांच अलग है। ये फोटोकेमिस्ट्री में पढ़ा जाता है, ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ा जाता है। ये अलग अलग ब्रांचेस इसी एनर्जी के बेस पर, केमिकल रिएक्शन के साथ कौन सी एनर्जी एसोसिएटेड है तो केमिस्ट्री की ब्रांच उसी बेस पर बना दी गई। थर्मोकेमिस्ट्री का रिलेशन चेंज इन एनर्जी से जरूर है लेकिन हीट से है। हीट के टर्म में हम यहां पर सारा कुछ चेक करेंगे। तो थर्मोकेमिस्ट्री क्या चीज है? केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जो एनर्जी से कंसर्न है। और एनर्जी मैंने डिटेल से आपको बता दी ये बात, हीट एनर्जी से रिलेटेड है। केमिकल रिएक्शन में जो कोई भी एक हीट चेंज आ रही होती है। और फर्स्ट लॉ है, बस कुछ नहीं है, आप ये समझ लो अच्छी तरह से। सारा का सारा थर्मोकेमिस्ट्री बेस्ड है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पर। क्या फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स? बस ये एक दिमाग में रखो, जहां भी मैं जैसे ही फर्स्ट लॉ बोल दूं मैं, ये मैंने चेंज किया, हीट दिया इसे। अब इस हीट ने दो काम किए। दो काम करने क्या किए? एक तो वर्क कर दिया सराउंडिंग पर और इंटरनल एनर्जी को बढ़ा दिया। यू इसका बढ़ गया, हीट अगर दी, प्लस वर्क इसने सराउंडिंग पर कर दिया, पी डेल्टा वी। ये है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। लेकिन अब ये केमिकल रिएक्शन आ गए। यहां हम कोई केमिकल रिएक्शन नहीं सोच रहे थे, इसमें कोई केमिकल रिएक्शन नहीं सोच रहे थे।
कोई बॉन्ड नहीं टूटा, बॉन्ड अंदर से कोई हीट नहीं इवॉल्व हुई इसके अंदर। अब यही रिएक्शन अगर मैं आपको ये बोलता हूं कि मीथेन NaCH4 प्लस ऑक्सीजन, इसके अंदर कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा है, केमिकल रिएक्शन होने पे CO2 बना प्लस H2O बन गया, बैलेंस कर लिया हमने इस इक्वेशन को, साथ में डेल्टा H लिबरेट कर गया, एंथैल्पी चेंज या एनर्जी चेंज या हीट बोल दो, छोड़ो इसे, क्यों लिखो, हीट निकल गई बाहर। अब ये हीट तो रिएक्शन के अंदर से आई है भाई, हमने बाहर से तो नहीं दी, या इसका टेम्परेचर डाउन तो नहीं हुआ, ये तो हीट यही केमिकल रिएक्शन से, यानी इसका जो सोर्स है हीट का, वो इसके बॉन्ड टूटना बॉन्ड बनना है। ये अलग टाइप का थर्मोडायनेमिक्स हो गया। दैट मीन्स थर्मोडायनेमिक्स की एप्लीकेशन हम केमिकल रिएक्शन पर कर रहे हैं। तो ये जो लाइन लिखी है इसकी बड़ी इंपॉर्टेंस है। केमिकल एनर्जेटिक्स हम बोल रहे हैं, ये बेस्ड है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पर, यानी वो केमिकल रिएक्शन जिसमें हम थर्मोडायनेमिक्स अप्लाई करते हैं वो थर्मोकेमिस्ट्री कहलाता है। और बहुत आसान नहीं है, क्योंकि आप लोगों के लेवल पर हम इसमें बहुत ज्यादा इतना डिटेल में नहीं जाते कि हम इससे वर्क करवाएंगे या बाकी सारे, हम तो सिर्फ हीट को डील करके छोड़ देंगे। हीट के बारे में देखना है कि कितनी हीट मैं ऐड करूंगा, कितनी हीट इसमें निकलेगी, हीट निकल जाएगी। फिर जब हम बाद में जाकर के दोबारा इस फिजिकल सिस्टम पर आएंगे तो कुछ हीट हमने दी, कुछ इंटरनल केमिकल रिएक्शन में मिली, निकली हीट या हीट रिक्वायर्ड हुई। अगर केमिकल रिएक्शन भी हो जाता है वो तब की बात है। जैसे जब हम ये कोई भी कार में डीजल या पेट्रोल डाल करके उसे करते हैं यूज, आगे करते हैं, तो गैसेस बनती हैं। जो गैसेस बनती हैं वो केमिकल रिएक्शन से ही उसमें बन रही होती है। तो इसमें हमने एक बड़ी छोटी सी बात को सोचना है, ये आप जानते हो, पढ़ रखा है आपने, लेकिन फिर भी हम इसे थोड़ा सा एक बार करेंगे। एक्सोथर्मिक रिएक्शन वो होते हैं जिसमें हीट निकलती है, एंडोथर्मिक रिएक्शन ये वो होते हैं जिसमें हीट बाहर से हमें देनी पड़ती है। थोड़ा ध्यान से सुनना सारी बातें, अलर्ट होकर के। मैं बीच में कहीं किसी से भी कुछ भी पूछूंगा, जो भी आप सुन रहे हो पढ़ रहे हो, मैं बीच में से कोई से भी ये पढ़ाते हुए 15 मिनट के बाद, 10 मिनट के बाद, या भी इमीडिएटली कुछ भी कहीं बीच में से पूछ सकता हूं। तो एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या है? जब हमें किसी केमिकल रिएक्शन में हीट बाहर से बाहर हो जाती है, बाहर निकल जाती है, कोई केमिकल रिएक्शन हुआ और उसमें हीट इवॉल्व हो गई, ए से कोई बी बना और साथ में हीट बनी, हीट भी बन गई, ये बाहर निकल गई हीट। प्लस क्यू लिखा है मैंने, प्लस यानी हीट इधर आई राइट हैंड पर। अगर ये हीट में ए प्लस या एक्स ले लो, एक्स प्लस क्यू गिव्स बी, तो अब मैंने हीट इसको दी, ये हीट बाहर निकली, रिप्रेजेंटेशन है ये क्यू के लिए, क्यू का रिप्रेजेंटेशन एंड डेल्टा एच का रिप्रेजेंटेशन थोड़ा अलग होगा, ये बात ध्यान रखते हुए। बस यही सीखना है। एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक तो आपको पता ही है, ये तो आप जानते ही हो। तो जिसमें हीट निकलती है वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। एक्सो नाम से पता चल रहा है, एग्जिट का बोर्ड लगा होता है रेलवे स्टेशन एयरपोर्ट पे, एग्जिट मतलब बाहर, मतलब एक्सो, एक्सोथर्मिक, थर्मिक मतलब हीट, हीट अगर बाहर निकल गई केमिकल रिएक्शन से तो हम क्या बोलते हैं? एक्सोथर्मिक प्रोसेसेस। ये काम की बात है। क्यू अगर लिखना है तो प्लस लिखना है, डेल्टा एच की बात नहीं कर रहा हूं मैं, प्लीज ये ध्यान रखना अच्छी तरह से। डेल्टा एच अलग चीज है। अगर क्यू के टर्म्स में रिप्रेजेंट किया जा रहा है तो प्लस लिखा जाएगा। इसका मतलब है कि हम राइट हैंड पर प्रोडक्ट के साथ बस क्यू ऐड हो गई ना, प्रोडक्ट प्लस क्यू, क्यू के एनर्जी के पैकेट हैं हमारे पास, प्रोडक्ट बना और कुछ पैकेट बन गए, वो पैकेट हीट के पैकेट हैं, एनर्जी के पैकेट हैं। और अगर इसी क्यू को मैं लेफ्ट हैंड पर लिखता हूं तो प्लस लिख रहा हूं, लेकिन
रूल तो एक बनाना पड़ेगा कि हमें प्रोडक्ट के साथ ही लिखना है, तो इक्वल टू का साइन है ये, इसे अगर मैं इधर ले जाऊंगा तो ये माइनस क्यू हो जाएगा, प्रोडक्ट के साथ माइनस क्यू रहेगा। तो अगर क्यू माइनस लिखा है इसका मतलब है हीट बाहर से हमें देनी पड़ रही है। एंडोथर्मिक रिएक्शन में हम क्यू को माइनस लिख रहे होते हैं, समझ लगी बात। और एक्सोथर्मिक में क्यू को हम प्लस लिख रहे होते हैं, साइन का ध्यान रखना है। डेल्टा एच के लिए ये अलग है, डेल्टा एच के लिए मैं अभी आपको बता ही रहा हूं साथ। तो अगर हम कोई एक केमिकल रिएक्शन ए एंड बी सी डी प्लस क्यू लिखा है, मतलब हीट बनी है साथ, ये एक्सोथर्मिक टाइप रिएक्शन हो गया। अब एक्सोथर्मिक टाइप रिएक्शन में हम अगर एंथैल्पी की बात करते हैं, डेल्टा एच प्रोडक्ट कम, डेल्टा एच रिएक्टेंट ज्यादा, ये बात हो रही है एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए। ठीक हो गई बात। एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट HP और एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट HR। तो जब हम डेल्टा एच लिखते हैं तो हमेशा हमें क्या लिखना होगा, एच प्रोडक्ट माइनस एच रिएक्टेंट लिखना होगा। जब भी हम इस टाइप के रिएक्शन के लिए एनर्जी चेंज या डेल्टा एन भी किया था हमने, तो प्रोडक्ट का वॉल्यूम माइनस रिएक्टेंट का वॉल्यूम, डेल्टा ई भी करेंगे तो प्रोडक्ट की एनर्जी माइनस रिएक्टेंट की एनर्जी। अगर हम डेल्टा एच भी करेंगे तो इन प्रोडक्ट की एनर्जी एंथैल्पी एच ऑफ प्रोडक्ट माइनस एच ऑफ रिएक्टेंट। अब प्रोडक्ट तो दो हैं तो इनका समीशन करना पड़ेगा मुझे। अगर दो प्रोडक्ट हैं तो प्रोडक्ट की एंथैल्पीज का अलजेब्रिक सम, रिएक्टेंट की एनर्जीज का अलजेब्रिक सम और फिर उनका डिफरेंस। तो जब एक्सोथर्मिक रिएक्शन हम करते हैं तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि डेल्टा एच इज इक्वल टू एच प्रोडक्ट माइनस एच रिएक्टेंट। और प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट की एनर्जी में अगर अंतर आ रहा है तो ये नेगेटिव होगा। डेल्टा एच कभी नेगेटिव आ गया मतलब क्यू पॉजिटिव है, हीट साथ निकली है, हीट साथ निकली है तो इसका मतलब क्या होगा, डेल्टा एच नेगेटिव हो गया। अब अगर मैं कोई एक एक्चुअल एग्जांपल लेता हूं तो वो एक्चुअल एग्जांपल क्या है, C+O2, कार्बन का बर्निंग किया, कंबशन किया, CO2 बना। इसमें साथ अगर ये लिखा है प्लस लिखा है, डेल्टा एच नहीं लिखा, डेल्टा एच लिख दिया गया तब अलग बात है। इसका मतलब है ये हीट के बारे में इंडिकेशन है। सिर्फ इक्वेशन में इक्वेशन को रीड करना सीखो, कुछ नहीं लिखा प्लस 393 लिख दिया, ये देखो ऐसे लिख दिया, प्लस क्यू लिख दिया प्रोडक्ट के साथ, डेल्टा एच का कहीं यहां पे नामो निशान नहीं है। तो ये डेल्टा एच कितनी वैल्यू मुझे लिखनी पड़ेगी, डेल्टा एच विल बी इक्वल टू फॉर दिस रिएक्शन माइनस 393.5 किलो जूल, ये आएगा डेल्टा। इक्वेशन में लिख करके नहीं दिया जाएगा कि आप पॉजिटिव लो या नेगेटिव लो। हाँ, वैल्यू अगर दे दी आपको क्यू की तो इसे प्लस 393 लोगे, अगर डेल्टा एच नेगेटिव दे दिया तो इसका मतलब है ये प्लस 393 है। ये अंडरस्टूड रहेगी बात, इतनी बात क्लियर होगी। इसमें कोई अगर दिक्कत की बात है तो मुझे बता दो जल्दी से। एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए ये इस तरह के नोटेशंस हमें करने पड़ेंगे। अच्छा, बड़ी सिंपल सी बात है, ये इतना जितना भी कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा है, ये वाला केमिकल रिएक्शन है, डेल्टा एच तो लिख ही लो, ये नेगेटिव, ये केमिकल रिएक्शन हो रहा है, ये डेफिनेटली एक फिक्स टेम्परेचर पर हो रहा है, हीट निकल जरूर रही है। ऐसा नहीं है कि मैं टेम्परेचर भी चेंज करते चले जा रहा हूं, ये डिपेंड करती है, डेल्टा एच प्रभावित होती है बाहर की चीजों से, इस पे असर पड़ता है हर इंसान पर, जैसे पड़ता है असर बाहर की चीजों का, ऐसे इस केमिकल रिएक्शन पर भी पड़ता है। केमिकल भाई प्रेशर का असर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा किसी भी चीज पर। मान लो
आप पढ़ रहे हो और कोई बाहर से आकर के इन्विजिलेटर एग्जाम दे रहे हो सपोज करते हैं, और वो इन्विजिलेटर बिल्कुल आपकी कॉपी के पास आके खड़ा हो जाता है, आपकी कॉपी रीड करता रहता है, आपको कह कुछ भी नहीं रहा है, बस खड़ा है, देख ही रहा है आपकी कॉपी को लगातार, बिल्कुल जस्ट स्टेयर कर रहा है। क्या होगा, फर्क पड़ जाता है ना लिखने पे, हालांकि उसने तो कुछ कहा ही नहीं है, सिर्फ प्रेजेंस है उसकी, उसका फर्क पड़ गया। यहां पर भी ये जो एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं, टेम्परेचर है, प्रेशर है, कैटलिस्ट की प्रेजेंस है, इनकी स्टेट है, फिजिकल स्टेट है। आप कार्बन सॉलिड ले रहे हो, अगली बार कार्बन को इतना हीट करते हो कि वो टेम्परेचर इतना बढ़ा दिया कि वो वेपर फेज में पहुंच गया, ऑक्सीजन जो आपने मिलाया वो लिक्विड ऑक्सीजन मिला दिया, ठंडा ऑक्सीजन करके बिल्कुल लिक्विड बना के, तो ये चेंज हो जाएगी, डेल्टा एच प्रभावित होगी, ये कंडीशनल है। तो ये जो हर थर्मोडायनेमिक रिएक्शन में ये लिखा जाता है, इनकी बहुत इंपॉर्टेंस है, इसके बिना पूरा नहीं होता रिएक्शन। यहाँ लिखा होना जरूरी है कि ये सॉलिड स्टेट में है, ये गैसियस में है, ये गैसियस में है। कंडीशन, टेम्परेचर एक कांस्टेंट है, प्रेशर कांस्टेंट है, प्रेशर टेम्परेचर के चेंज के साथ साथ ये प्रभावित होता है प्रेशर के चेंज के साथ साथ, क्योंकि गैसियस प्रोडक्ट है, गैसियस प्रोडक्ट हैं तो प्रेशर तो गैस को, वॉल्यूम को कम कर देता है, यानी सब कुछ इसकी ज्योमेट्री डायमेंशन बिगाड़ दी उसने। तो ये डिपेंडेंट है वैल्यू डेल्टा एच, अभी हम पढ़ेंगे थोड़ी देर के बाद, बहुत सारे फैक्टर पर डेल्टा एच डिपेंड करता है, या हीट जो निकलती है वो बहुत सारे फैक्टर पर डिपेंड करता है। अब अंडरस्टूड है, अभी थोड़ी देर पहले आप लास्ट क्लास में भी पढ़ करके हटे हो कि क्यू पी जो होता है वो ही तो एच होता है, एंथैल्पी होता है, तो अंडरस्टूड है डेल्टा एच को मैं क्यू के बराबर मान रहा हूं, तो कांस्टेंट प्रेशर पर सारा काम चल रहा है, ये अंडरस्टूड है, ये बात आपको सोचनी है। टेम्परेचर भी कांस्टेंट है एंड प्रेशर भी कांस्टेंट है, ये वैल्यूज हमेशा फिक्स टेम्परेचर। अब प्रेशर कांस्टेंट हो गया तो वॉल्यूम को तो हम चेंज करेंगे, वेरिएबल रहेगा। कांस्टेंट प्रेशर पर जब केमिकल रिएक्शन होता चला जा रहा है तो फिर चेंज हो सकता है वॉल्यूम, वॉल्यूम की बात हमने नहीं की है। तो एक तो ये एग्जांपल, एक एग्जांपल में तो बहुत सारा ये पढ़ना कि डेटा याद रहे, इससे मतलब नहीं है, डेटा से मतलब नहीं है, बस नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज को सीखना है और कुछ नहीं। और जो मैंने बताई डिपेंडेबिलिटी, इनको आपको करना। दूसरा एग्जांपल हम देख सकते हैं, तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, इसको आपको फोकस करके नोट करके रखना है। एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, ये सारा कुछ जो घटना हो रही है कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर पर हो रही है। दूसरा एक केमिकल रिएक्शन है, इसके लिए अब डेल्टा एच लिखा गया, इसका मतलब है हीट निकल रही है बाहर, या मैं इसे और कैसे रिप्रेजेंट कर सकता हूं, H2 प्लस हाफ O2 गिव्स H2O प्लस 285 किलो जूल। कुछ नहीं लिखा, प्लस क्यू लिख दिया, प्लस के साथ जो भी लिखा जाए इक्वेशन में नंबर, वो क्या लिखा जाएगा, हीट लिखा जाएगा। और अगर ये प्लस है तो ये डेल्टा एच माइनस, या अगर किसी इक्वेशन में यहां माइनस लिखा होता मतलब ये इधर इक्वल टू के इधर अगर आ गया, जब इधर आ जाएगा तो इसे हम क्या लिखेंगे, हीट देनी पड़ेगी रिएक्शन के लिए। ये तो डेल्टा एच है, डेल्टा मतलब अंतर है, डिफरेंस है, डेल्टा मींस डिफरेंस। डेल्टा हमेशा से बचपन से पढ़ते आए हो आप कि दो चीजों का डिफरेंस मानते हैं। किसके डिफरेंस की बात हो रही है, हीट ऑफ प्रोडक्ट यानी एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट। यहां भी कंफ्यूजन नहीं करना, रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट नहीं करना है, वो कर दिया तो सारे साइन उल्टे हो जाएंगे, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट कर लेना होगा। एक ये प्रोसेस की बात हो गई। अब इसी पर अगर मैं जैसे एक्सोथर्मिक आपको बताया, बिल्कुल ठीक उसी तरह से आप एंडोथर्मिक बड़ी तेजी से कर सकते हो, सोच सकते हो, जिसमें हीट मिलेगी बाहर से, एनर्जी के पैकेट मिल गए, तो लेफ्ट क्यू को लेफ्ट हैंड पर प्लस करना पड़ेगा, राइट हैंड पर माइनस करना पड़ेगा। या तो मैं ऐसे लिख दूं, ये ठीक है, या आप इसे इक्वेशन को ऐसे लिख सकते हो, ए प्लस बी प्लस क्यू, हीट दी मतलब रिएक्टेंट के साथ रही, हीट के पैकेट इधर मिले, उधर नहीं, इधर तो माइनस हुए, माइनस हुए मतलब इधर प्लस हुए,
C प्लस डी, और इस माइनस क्यू की जगह मैं लिख सकता हूं चेंज इन एंथैल्पी, यानी डेल्टा एच पॉजिटिव रहेगा। डेल्टा एच ये अलग से लिखा जाएगा, इस इक्वेशन के साथ नहीं, डेल्टा एच पॉजिटिव, क्यू अगर नेगेटिव होगा तो ये वही बात है, बाकी सारी डेफिनेशन तो उसी को रिवर्ट करके लिखना। डेल्टा एच प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, प्रोडक्ट की एनर्जी अगर ज्यादा है, रिएक्टेंट की एंथैल्पी, एनर्जी में बोल गया तो कांस्टेंट वॉल्यूम पे बोल गया, एच की बात कर रहा हूं मैं तो कांस्टेंट प्रेशर की बात कर रहा हूं, तो यहां डेल्टा एच आपको पॉजिटिव लिखना होगा। ठीक है, तो ये आप लोग इसको नोट कर लेना, जगह छोड़ सकते हो, बाद में इसको नोट कर सकते हो, क्योंकि मेन बात समझने की है, समझने के लिए ये बस जो 2 या 3 पॉइंट छोटे छोटे वो मैंने बताए वो आपको समझने के लिए इंपॉर्टेंट है। अब जो इसके एग्जाम्पल्स हैं, जो एक्चुअल एग्जाम्पल्स हैं, वो एग्जाम्पल हम देखते हैं। जब हम नाइट्रोजन, ये फर्दर मैं बार बार एक बात को बता रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप इसकी स्टेट, नॉर्मल जब हम केमिस्ट्री पढ़ते हैं तो उसमें कोई इंपॉर्टेंस नहीं होती इस बात की, हमें रिएक्टेंट प्रोडक्ट पे ध्यान देना होता है, लेकिन थर्मोडायनेमिक्स में, थर्मोकेमिस्ट्री में हमें इनके बिना अगर दिया गया है तो ये डेटा फिर डाउटफुल है। मान लो यहाँ कुछ नहीं लिखा, गैसियस लिक्विड सॉलिड, गैसियस लिक्विड कुछ भी नहीं लिखा, तो ये डेटा फिर फिक्स नहीं है, ये कुछ भी हो सकता है। गैस की जगह मैं सॉलिड लूंगा तो ये डेटा चेंज हो सकता है, सॉलिड की जगह यहाँ लिक्विड ले लेता हूँ, लिक्विड ऑक्सीजन लिक्विड नाइट्रोजन ने रिएक्शन करके लिक्विड NO बनाया तो ये डेटा अलग आएगा, ऑथेंटिसिटी नहीं है फिर इस डेटा की। तो जो स्टेट होती है, दैट मींस डेल्टा एच फिजिकल स्टेट पे डिपेंड करता है ना, इसका मतलब ये हो गया फिजिकल स्टेट चेंज होगी, डेल्टा एच चेंज हो जाएगा। एंथैल्पी चेंज या हीट एब्जॉर्ब बोल दो आप, हीट इवॉल्व बोल दो, हीट एब्जॉर्ब वो डिपेंड करती है किसी मॉलिक्यूल की फिजिकल स्टेट पर जिनमें वो केमिकल रिएक्शन कर रहा है। तो वेल ये तो हम एग्जाम्पल पढ़ रहे हैं एंडोथर्मिक टाइप के रिएक्शन के, एंडोथर्मिक टाइप के ये रिएक्शन हो गए हमारे पास। दूसरा एग्जाम्पल जिसमें हमें हीट बाहर से कार्बन सल्फर को अगर हम रिएक्शन कर रहे हैं तो ये हीट, ये डेल्टा एच हमारा आ गया +92, मतलब हीट हमें देनी पड़ी, इसको इवॉल्व नहीं हुई है। इसी तरह से अगर हम O3 प्रिपेयर करते हैं, ओजोन अगर हम बनाते हैं, एक प्रोसेस होता है O3 बनाने का, O2 से बनाया जाता है, इस प्रोसेस से मतलब नहीं है, बस आप ये समझ लो O2 लेते हैं हम, O2 के मॉलिक्यूल्स को हाई वोल्टेज पर इलेक्ट्रिक वायर्स आपस में एक दूसरे के साथ टच करते हैं तो स्पार्किंग टाइप होती है, जैसे तार बिजली के टच हो जाते हैं ना, तो इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज बोलते हैं हम उसको, तब ये केमिकल रिएक्शन होता है। देखो बात आ गई ना कि एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है, किसी भी तरह हो रही है, लेकिन हम उसे डील नहीं करेंगे, लेकिन ये रिएक्शन की प्रेजेंस है बस, हमें तो इसके O2 से O3 बनने में जो डेल्टा एच होगा उससे मतलब है, ये डेल्टा एच पॉजिटिव होता है यहाँ, यानी कि बाहर से हीट हमें देनी पड़ती है। इसी तरह से वाटर का इवेपोरेशन अगर हो जाए तो ये बाहर से हीट हमें इसको देनी पड़ेगी। बाहर से हीट देने का मतलब क्या है, जैसे वाटर रखा है, इवेपोरेशन का मतलब क्या होगा, इसे हम वेपोराइज कर रहे हैं, धीरे धीरे ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस जो होता है उसे इवेपोरेशन, एक होता है वेपोराइजेशन के इवेपोरेशन, जब हम हीट करते हैं तो वेपर्स बनेंगे, एक नेचुरल प्रोसेस भी चलता रहता है। हम जब कोई चीज रख देते हैं, वाटर ही नॉर्मल टेम्परेचर पे भी इवन रखा, कुछ ना कुछ, अच्छा नॉर्मल टेम्परेचर पे वाटर रख दो, हीट ना करो उसे, तो 2 महीने के बाद तो वो गायब हो जाएगा ना, आपने तो हीट नहीं किया, फिर वाटर कहाँ उड़ गया हो, कोई प्रोसेस चल रहा है जिसमें वो लिक्विड, आप एक डिश में 5 7 8 10 बूंद वाटर डाल करके छोड़ दो, 2 दिन 3 दिन के बगैर, स्पीड फास्ट करना चाहते हो, 4 5 दिन के बाद देखो तो वाटर तो इवेपोरेट हो चुका, आपने हीट तो किया नहीं, सर्दी का टाइम है फिर भी गायब हो जाता है।
ये प्रोसेस जो नेचुरली चल रहा है वो इवेपोरेशन है, उसमें लिक्विड वाटर के मॉलिक्यूल गैस में पहुंचते रहते हैं, हीट एब्जॉर्ब करके, कहां से हीट एब्जॉर्ब की, एनवायरमेंट से, और ये कन्वर्ट हो जाएंगे किस में, वेपर मॉलिक्यूल में। गैस के मॉलिक्यूल की एनर्जी ज्यादा होती है और लिक्विड के मॉलिक्यूल की एनर्जी कम होती है, इसलिए ये बाहर से हीट हमें इनको देनी पड़ती है। अब इसके बाद हम नेक्स्ट करते हैं हीट ऑफ केमिकल रिएक्शन। ये तो अभी तक तो हम डेल्टा एच की बात कर रहे थे, बस अब ये थोड़े थोड़े चेंजेस आते रहेंगे इसमें और हम इनके नाम चेंज करते रहेंगे। एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन एंड हीट ऑफ रिएक्शन। किसी भी रिएक्शन को कंप्लीट होने में जो भी अमाउंट हीट का इवॉल्व होता है या जो एब्जॉर्ब होता है रिएक्शन के कंप्लीट होने पर, यानी हम मोलर इक्वेशन लिखेंगे, बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखेंगे। प्रैक्टिकली हो सकता है रिएक्शन ना हो, लेकिन हम तो पूरा 1 मोल की बात करेंगे यहाँ। ये जो हीट चेंज होगा किसी रिएक्शन के कंप्लीट होने में, हीट इवॉल्व होगी या हीट एब्जॉर्ब होगी, दैट इज कॉल्ड एज हीट ऑफ रिएक्शन। यानी ये जो डेल्टा एच अभी हमने पढ़ा है यही हीट ऑफ रिएक्शन है। इसी को क्यू के टर्म्स में प्लस अगर लिखा गया है तो डेल्टा एच माइनस होगा। राइट हैंड पर अगर क्यू माइनस में लिखा है तो डेल्टा एच प्लस होगा। ये एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन कहलाएगा। एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन ही हीट ऑफ रिएक्शन है। अब इसको थोड़ा एलैबोरेट करना पड़ेगा, क्योंकि हम तो बहुत एक क्रूड वे में बोल रहे हैं। प्रोडक्ट एक थोड़ी होगा, प्रोडक्ट तो बहुत सारे हो सकते हैं। तो अगर कोई एक केमिकल रिएक्शन मैं इस तरीके का लिखता हूं, जैसे मैंने लिखा A प्लस बी गिविंग यू C प्लस डी, प्रोडक्ट की एंथैल्पी मतलब एंथैल्पी ऑफ C प्लस एंथैल्पी ऑफ D, इसका समेशन करना पड़ेगा ना प्रोडक्ट का, माइनस एंथैल्पी ऑफ A प्लस एंथैल्पी ऑफ B। और भी अगर हैं तो और ऐड कर दो। दैट मीन्स मैं कह सकता हूं समेशन ऑफ एंथैल्पीज ऑफ प्रोडक्ट माइनस सबमिशन ऑफ एंथैल्पीज ऑफ रिएक्टेंट। और हम अपने साइन यूज करते हैं चीजों को सिंप्लीफाई करने के लिए, सिग्मा से हम इसे रिप्रेजेंट कर देते हैं। इसी तरह से समीशन करने के लिए हम इस तरह से सिग्मा शो कर दिया करते हैं। तो हम यहां पर जो रिप्रेजेंट करेंगे वो ये डेल्टा एच यानी चेंज इन एंथैल्पी या एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन या हीट ऑफ रिएक्शन विल बी इक्वल टू समीशन ऑफ एंथैल्पीज ऑफ प्रोडक्ट, ये जो करके बताया है C प्लस डेल्टा एच एच सी प्लस एच पी माइनस डिफरेंस के लिए समेशन ऑफ एंथैल्पीज ऑफ रिएक्टेंट्स, रिएक्टेंट ए एंड बी था। अब ये हमें गिवन होगी या इसको भी हमें फाइंड करना होगा किसी एक इंडिविजुअल मॉलिक्यूल की एंथैल्पी क्या चीज है। ये अगर हमें डेटा पता चल जाए तो हम डेल्टा एच पता कर लेंगे। ये डेटा अगर ए का पता चल जाए मुझे क्या है, बी की वैल्यू क्या है, सी की वैल्यू क्या है, डी की वैल्यू क्या है, डेफिनेटली हमें इनको स्टैंडर्डाइज करना पड़ेगा। क्योंकि आपने वैल्यू ए की चेक की 20 डिग्री सेल्सियस पर, मैंने चेक कर ली 50 डिग्री सेल्सियस पर, तो गड़बड़ हो जाएगी। स्टैंडर्डाइज करना पड़ेगा। आपने 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर की, मैंने 5 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर कर दी, तो एच तो कांस्टेंट प्रेशर की बात हो रही होती है, तो सारी दुनिया को एक बात माननी पड़ेगी। यानी हम स्टैंडर्ड एंथैल्पीज की बात करेंगे कभी भी, टेम्परेचर कांस्टेंट करेंगे, 1 मोल लेंगे, क्योंकि एक मॉलिक्यूल की अलग वैल्यू अलग रहेगी, 10 मॉलिक्यूल की वैल्यूज अलग रहेगी। चेंज की बात नहीं हो रही है, स्टैंडर्डाइज अगर मुझे करना हो तो एक बात तो ये होगी, ये बड़ी एक रूट बात है, इंपॉर्टेंट बात है। जब हम लॉज पढ़ेंगे इसके लिए और हेसिस लॉ पढ़ेंगे तो ये आपको याद रहनी चाहिए बात। इसमें जो कंफ्यूजन लगता है वो ये लगता है कुछ प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट याद रखते हैं सही, कुछ रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट कर देते हैं।
साइन में कंफ्यूजन रहता है, तो बस साइन थोड़ा क्लियर करके चलो। ये डेल्टा एच कहलाएगा हीट ऑफ रिएक्शन। हीट ऑफ रिएक्शन किन किन बातों पर डिपेंड करती है, उस पर मैं आ रहा हूं। डिपेंडेंसी फर्दर इंपॉर्टेंट फैक्टर हो गया ये। फिजिकल स्टेट पर पहली बात बहुत सिंपल है, सोचना तो बहुत ही सिंपल है, और ये कैलकुलेशन आपकी रेंज के अंदर है। जो कैलकुलेशन आएंगी करने के लिए वो आपको दी जा सकती हैं फिजिकल स्टेट पर बेस्ड, न्यूमेरिकल्स मिलेंगे आपको करने के लिए। जैसे फिजिकल स्टेट का मतलब है कि अगर मैं आपको कहता हूं कार्बन प्लस ऑक्सीजन, ये जरूरी है लिखना, गैसियस लिखना जरूरी है। ये नहीं कि अंडरस्टूड है तो ऑक्सीजन गैसियस होता है, अंडरस्टूड नहीं। अंडरस्टूड है कि कार्बन डाइऑक्साइड गैसियस है तो अंडरस्टूड है, लेकिन लिखना पड़ेगा आपको। यहाँ डेल्टा एच आ गया, जो भी कुछ आया। हीट इवॉल्व होती है, अब पता है मुझे कार्बन को बर्न करते हैं तो बहुत हीट निकलती है, कोल को जलाते हैं जब हम, तो डेल्टा एच नेगेटिव हो गई वैल्यू, जो भी कुछ है। अगर मैं फिजिकल स्टेट रिएक्टेंट की या प्रोडक्ट की या दोनों की चेंज कर देता हूं, डेल्टा एस प्लस O2 गैसियस, ये CS कार्बन सॉलिड, O2 गैसियस, गिविंग यू कार्बन डाइऑक्साइड। ये गैस की जगह बनता गैसियस ही है, लेकिन यहां लिक्विड लिखा है। अब ये डेल्टा एच फर्स्ट एंड डेल्टा H2 आइडेंटिकल नहीं होंगे, देखने में बिल्कुल एक जैसी लग रही है ना इक्वेशन, फिजिकल स्टेट पर डिपेंड करें। डेल्टा H1 नहीं इक्वल है डेल्टा H2 से। ये नहीं कि सिर्फ केमिकल रिएक्शन देख लिया और काम चला लिया ना, उनकी स्टेट्स डिसाइड करती हैं। सोचने की बात है कि कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल गैसियस स्टेट में हैं एंड कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल लिक्विड स्टेट में हैं, तो क्या इनकी एनर्जी बराबर होगी? एनर्जी तो अलग अलग होगी ना, या इनकी एंथैल्पीज जो होंगी अपनी किसी एक स्टेट में, गैसियस स्टेट ही अलग है, लिक्विड स्टेट है, गैसियस स्टेट है। गैसियस स्टेट में मॉलिक्यूल दौड़ते फिर रहे होंगे, एनर्जी अपनी ज्यादा होगी, एंथैल्पी ज्यादा होगी। लिक्विड स्टेट में कुछ कम होगी। तो जब यही वैल्यू चेंज हो गई, ये वैल्यू चेंज हो गई, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, चलो रिएक्टेंट सेम है, ये प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, ये तो सेम है लेकिन ये तो चेंज हो गया, तो इसका डेल्टा है, जिसका डेल्टा एच अलग होगा। इस पर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स आपको मिलती है, और हम आगे चल करके जो लॉज पढ़ेंगे वो इस बेसिक कंसेप्ट पर डिपेंड करते हैं। ये आपकी रेंज में है, मतलब जितना भी क्वेश्चंस आएंगे वो इस पर बेस्ड मिल सकते हैं। तो फिजिकल स्टेट पर डेल्टा एच डिपेंड करता है। केमिकल सब्सटेंस जो भी हम ले रहे हैं उसकी फिजिकल स्टेट चेंज कर देने से डेल्टा एच चेंज हो जाता है। फिजिकल स्टेट क्या चेंज करोगे? सॉलिड, लिक्विड, गैस, बस ये तीन ही स्टेट आपको देखनी पड़ेगी। ये एग्जांपल दिया है, देखो मैंने अलग एग्जांपल दिया, ये अलग एग्जांपल है। कन्वर्जन ऑफ वाटर इनटू स्टीम, हीट इज एब्सॉर्ब्ड, अभी हमने किया था वाटर को स्टीम में कन्वर्ट करने पर। और जब हम रिवर्स कर दें इसे, ये तो एक बात हो गई, ये भी करेक्ट है। अब ये भी वाटर है, ये भी वाटर है राइट हैंड पर। अब मैं कह रहा हूं कि ये लिक्विड है, ये गैस है, हीट देनी पड़ेगी इसे। तो आपने बोला चलो ये भी वाटर ही है, ये भी वाटर ही है, स्टेट अगर मैं चेंज कर देता हूं गैस एंड लिक्विड, तो अब तो हीट यहां इवॉल्व होगी, हीट एब्जॉर्ब होगी जब वाटर से स्टीम हम बना रहे हैं, एंड हीट इज इवॉल्व्ड व्हेन स्टीम इज कंडेंस्ड। स्टीम को लिक्विड में बदल दें तो ये भी तो चेंज ही हो गई ना, जब साइन चेंज हो गया। एक डेल्टा H1 के लिए वैल्यू आ रही है -10 किलो जूल पर मोल, एक डेल्टा H आ रहा है +10 किलो जूल पर मोल, तो वैल्यूज तो अलग ही है ना, 20 का अंतर है दोनों में, -10 +10 में 10 का अंतर भी नहीं है, 20 स्टेप का डिफरेंस है, 20 यूनिट का अंतर है।
ह्यूज डिफरेंस है, तो ये भी अंतर है। और अगर -10 किसी और प्रोसेस, ये मैं ऐसे भी कर सकता हूं कि लिक्विड से मैंने गैस बनाया, लिक्विड से ही सॉलिड बना दिया, तो इसके लिए भी डेल्टा एच अलग अलग होगा। ये तो रिवर्स ही प्रोसेस था जो पहले लिखा था मैंने। रिवर्स प्रोसेस होने में एक बात और नई पता चल गई आपको कि प्रोसेस रिवर्स होने में साइन चेंज हो जाते हैं। देखो ए से बी, ये काम की बात बताने जा रहा हूं, ध्यान देना है इसको अच्छी तरह से। मेरे पास कोई ए है, ए से मैंने बी बना दिया, इसके लिए डेल्टा एच मान लिया नेगेटिव है, -50 है, लेट किलो जूल है। सेम स्टेट्स थी इसकी, सॉलिड से लिक्विड, ये बना, इसके लिए -50 थी। अब दूसरा जो प्रोसेस दिया, बी लिक्विड से ए सॉलिड बनाया, रिवर्स कर दिया यानी, तो डेल्टा एच विल बी इक्वल टू +50 किलो जूल। कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, डेटा में नहीं पड़ेगा फर्क, क्योंकि स्टेट तो सेम है लेकिन अपोजिट कर दी। हाँ, अगर सॉलिड से लिक्विड, सॉलिड से गैस बनाया, अब ये रिवर्सिबल नहीं है, अपोजिट प्रोसेस नहीं है। सॉलिड से गैस बनना अलग है, सॉलिड से लिक्विड बनना अलग प्रोसेस है। अब इनके लिए डेल्टा एच की वैल्यू अलग अलग आएगी, वो हमें पता नहीं। लेकिन अगर आपको एक इक्वेशन दी है और आपसे कहा जाए कि इसे ऑपोजिट कर दो, बिल्कुल रिवर्स कर दो, उसके लिए डेल्टा एच बताओ, तो साइन चेंज करके लिख दो आप। हम क्या कर सकते हैं, कोई भी वैल्यू जो गिवन है, डेल्टा एच के टर्म में बात करेंगे। अगर क्यू की वैल्यू है तो क्यू के लिए भी ऐसा ही होगा। भाई यहां इस केस में क्यू प्लस हो जाएगा इधर, यानी +50 लिखूंगा मैं, और यहां -50 लिखूंगा। ये डेल्टा एच पॉजिटिव है तो माइनस लिखा जाएगा, यहां माइनस इस साइड लिखना चाहिए, लिखना है राइट हैंड पर ही हमें हमेशा। तो ये बात एक और आपको नहीं पता चल गई कि जब कोई प्रोसेस को हम रिवर्स कर रहे होते हैं, सेम प्रोसेस लेकिन विद स्टेट्स, फिजिकल स्टेट सेम रहने चाहिए। जैसे यहां इसमें बोल दिया गया, ये अपोजिट प्रोसेस है, कन्वर्जन ऑफ वाटर इनटू स्टीम, स्टीम इनटू वाटर, तो क्या होगा, हीट इवॉल्व होनी चाहिए, हीट एब्जॉर्ब होनी चाहिए, उसका मैग्नीट्यूड भी सेम रहेगा। अगर नंबर ऑफ मोल्स दोनों में सेम ले रहे हो, वाटर से स्टीम बनाते हो 1 मोल वाटर लेकर के, और आपने स्टीम ली, उससे 1 मोल वाटर वापस बना दिया, तो डेल्टा एच का मैग्नीट्यूड भी सेम रहेगा। एक बात ये हो गई। जैसे एग्जाम्पल ये हमने दिया, गैस लिया H2, गैसियस स्टेट में, डेल्टा एच ये हो गया हमारा, फिजिकल स्टेट पर डिपेंड कर रहा है, ये गैसियस है, ये गैसियस है, ये गैसियस गैसियस, लेकिन यहां लिक्विड बना दिया, डेल्टा एच। अब यहां से एक बड़ी काम की बात, थोड़ा सा ध्यान दे करके फोकस करके सोचना। अगर आपको इक्वेशन नंबर 1 दे दी गई है, इक्वेशन नंबर 2 दे दी गई, अगर मैं आपको बोलता हूं कि इक्वेशन सेकंड में से इक्वेशन 1 को माइनस कर दो, ध्यान देना बात को, इक्वेशन सेकंड माइनस, ये माइनस हो गया, ये माइनस हो गया, -1 के आगे माइनस लिख दिया ना, पूरी इक्वेशन लिखोगे जैसे अलजेब्रिक इक्वेशन सॉल्व करते थे 7th 8th क्लास में, ठीक उसी तरह से x + y = नंबर दे दिया, फिर 1 माइनस दिस कर दिया, साइन चेंज कर दिया, वही बात हो रही है। ये माइनस होगा, ये माइनस हो गया, ये, एक मिनट मैं पहले इसको हटा देता हूं, ये कंफ्यूजन क्रिएट कर रहे हैं गैस वाले। तो क्या लिखना चाहिए, ये माइनस हो गया, ये माइनस है, प्लस हो गया, ध्यान रहे प्लस हो गया ये, या वैल्यू प्लस, मैं इसको उधर दूसरी तरफ ले गया ना। अब मैं इस -H2 को +H2 से कैंसिल कर सकता हूं, इस -12O2 को, गैसियस है तो गैसियस ये भी है, कर सकते हैं कैंसिल। इसको नहीं कर सकते,
ये गैस है, ये लिक्विड है, क्या लिखोगे? इक्वल टू, इधर तो कुछ नहीं बचा, जीरो बचा इधर, इधर क्या है? -H2 गैसियस, इधर क्या लिखा? प्लस डेल्टा H इज इक्वल टू प्लस 57.8 किलो जूल, किलो कैलोरी। और राइट हैंड पर क्या है? सेकंड है, सेकंड तो पहले से ही प्लस था, प्लस में से ही तो घटा रहे हैं हम। तो मैं क्या लिखूं इधर? इधर लिखूं प्लस डेल्टा H इज इक्वल टू -68.32। एक और है ये प्लस H2O एंड लिक्विड, सबके साथ प्लस है एक्सेप्ट दिस, इसको इधर ले जाओ। H2O गैस, सॉरी, H2O गैस इज इक्वल टू राइट हैंड पर H2O लिक्विड, और डेल्टा H ये प्लस वैल्यू है, ये माइनस वैल्यू है, सॉल्व कर लो। दोनों डेल्टा H हैं भाई, एक -68.32 है, एक प्लस 57.8 है, क्या अंतर आ गया? जब आप इन दोनों का डिफरेंस निकालोगे तो क्या आएगा? डेल्टा H कितना आएगा? डेल्टा H तो नेगेटिव आएगा ना, जो भी वैल्यू आएगी, ये वैल्यू नेगेटिव आ गई। इसका मतलब है गैसियस वाटर, मैंने लेफ्ट हैंड पर लिखा, को लिक्विड वाटर में कन्वर्ट करने में हीट इवॉल्व होगी, और कितनी होगी? इस डिफरेंस के बराबर, जो भी ये वैल्यू आप निकाल करके रखते हो। ये सॉल्व हो जाती है, बड़ी बड़ी इक्वेशन सॉल्व हो जाती हैं। इस दो इक्वेशन से अभी यही है बस, थर्मोकेमिस्ट्री यही है, इससे आगे कुछ नहीं है। इसी को हम थोड़े से और कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म में लिख देते हैं। अगर आप इस स्टेज पर समझ लेते हो, इस बात को समझ लेते हो, तो एसएस लॉ भी आपको समझ आ गया। थर्मोकेमिस्ट्री में मेन बात बस वही है। आई होप कि ये वाली बात आपको समझ आ गई होगी। हम क्या कर सकते हैं, जो हमें दो या दो से ज्यादा इक्वेशन दी हुई हैं, उनका एल्जेब्रिक सम करके हम एक नई इक्वेशन बना सकते हैं, और उस नई इक्वेशन के लिए एक नया डेल्टा H, अपनी तरफ से कुछ नहीं करना, जो काम हमने इक्वेशन के साथ किया है वही काम डेल्टा H के साथ करना है। जो इक्वेशन नहीं आएगी, जो डेल्टा H आएगा ये नया, ये इसकी इसी की एनर्जी का पार्ट होगा। तो बहुत सारी कैलकुलेशन हम प्रैक्टिकली निकालते हैं, ये प्रैक्टिकली हमने कर लिया, ये प्रैक्टिकली कर लिया, ये थ्योरेटिकली कर लिया, इससे जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो अगर हम लिस्ट बना लें कुछ केमिकल रिएक्शंस की, और हमें डेटा दे दिया जाए कि इसका डेल्टा H का डेटा ये है, इसका डेल्टा H का डेटा ये है, तो हम अपनी तरफ से उनको प्लस माइनस करके नई इक्वेशन बना के, जैसे मैंने ये नई इक्वेशन बनाई एक, ये इक्वेशन हमें गिवन नहीं थी, अब आप इसे 1 - 2 कर दोगे तो ये H2O लिक्विड माइनस H2O गैस आ जाएगा, ये वैल्यू पॉजिटिव आ जाएगी। इस तरह से करते हुए हम बहुत सारी वो इक्वेशन जो हम एक्चुअल प्रैक्टिकली परफॉर्म नहीं करते, फिर भी हम उनके डेटा जान जाते हैं। ये है रियल एप्लीकेशन इस थर्मोकेमिस्ट्री की, हेसेस लॉ जिसे हम कहते हैं, ये इसकी एप्लीकेशन हो जाएगी। आई होप के ये वाली बात आपको अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। यहां पर आप ये तो समझ ही सकते हो कि यहां कम हीट इवॉल्व हुई है, यहां ज्यादा हीट इवॉल्व हुई है, ये ज्यादा नेगेटिव मैग्नीट्यूड है, ये कम नेगेटिव मैग्नीट्यूड है, तो हीट इवॉल्व सेकंड केस में हायर है। पढ़ क्या रहे हैं हम, वो नहीं भूलना है, ये मैंने एक एप्लीकेशन बीच में आपको बता दी, वो एक बात एक अलग है, लेकिन हम पढ़ क्या रहे हैं?
पढ़ ये रहे हैं कि फिजिकल स्टेट पर डिपेंड करता है। ये तो बात बीच में मैंने आपको वाटर लिक्विड से वाटर गैस बनाने में कितनी डेल्टा एच आएगी वो कैलकुलेट करना बता दिया, इन दो इक्वेशन का सम करके, एल्जेब्रिक सम करके या प्लस माइनस करके। लेकिन जो हम बात पढ़ रहे हैं वो नहीं भूलनी है। हम बात पढ़ रहे हैं कि किसी केमिकल रिएक्शन में हीट ऑफ रिएक्शन को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं। उनमें से पहला एक फैक्टर है उनकी फिजिकल स्टेट। कई बार फिजिकल स्टेट भी सेम होती है, फिर भी गड़बड़ हो जाती है, एलोट्रॉपिक फॉर्म अलग हो जाती है। कार्बन ग्रेफाइट का ऑक्सीजन से रिएक्शन किया, कार्बन लिया, ग्रेफाइट है, सॉलिड है, ऑक्सीजन गैसेस से रिएक्शन किया, CO2 गैसेस बना। एक और कार्बन लिया, सॉलिड ही था, O2 से रिएक्शन किया, गैसेस था, CO2 गैसेस ही बना। अब ये, लेकिन अगर अलग अलग एलोट्रॉप हैं तो भी डेल्टा एच अलग आएगा। ये पहले वाली बात भी गलत हो गई। अब तो फिजिकल स्टेट ही सिर्फ डिपेंड नहीं करती, उनकी एलोट्रॉपिक फॉर्म भी डिसाइड करती है। भाई अगर मैं इस इक्वेशन में देखता हूं जो मैंने लिखी, ये इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, तो यहां तो स्टेट बिल्कुल सेम है। ये कार्बन सॉलिड, ऑक्सीजन गैस, ये गैस, ये सॉलिड, ये गैस, ये गैस। अब तो स्टेट चेंज नहीं है। लेकिन अगर इन दोनों की एलोट्रॉपिक फॉर्म अलग अलग है, ये वाला कार्बन मान लो अगर डायमंड है, दूसरे वाला कार्बन मान लो अगर ग्रेफाइट है, तो इसका डेल्टा एच अलग आएगा। पहले वाले का डेल्टा एच दूसरे वाले के डेल्टा एच से अलग आएगा। दैट मीन्स हीट ऑफ रिएक्शन किस बात पर डिपेंड कर रही है? एलोट्रॉपिक फॉर्म पर भी डिपेंड कर रही है अलोंग विद फिजिकल स्टेट। तो दूसरा फैक्टर जो गवर्न करता है वो है एलोट्रॉपिक फॉर्म। किसी भी एलिमेंट की एलोट्रॉपिक फॉर्म डिसाइड करती है हीट ऑफ रिएक्शन को। तो ये बात तो हमने डिस्कस की, और इसके साथ एक अलग नए इक्वेशन के लिए डेल्टा एच कैलकुलेट करना सीख लिया, जो कि हेल्सियस लॉ में अप्लाई होगा। दूसरा, नंबर 2, एलोट्रॉपिक फॉर्म किसी एलिमेंट की डिसाइड करती है उसके रिएक्शन को। हीट एनर्जी is also involved when one allotropic form of an element is converted to another. जैसे वैल्यू ऑफ डेल्टा एच, थोड़ा सा ही अपनी जगह से आगे को बढ़ गया, ध्यान से करना इसे। वैल्यू ऑफ डेल्टा एच डिपेंड्स ऑन एलोट्रॉपिक फॉर्म यूज्ड इन द रिएक्शन। जैसे मैंने अभी ये एग्जांपल आपको यही वाला बताया, सी डायमंड सॉलिड है, फिजिकल स्टेट बिल्कुल सेम है दोनों केस में, ये सॉलिड लेकिन डायमंड। और दूसरे केस में हमारे पास सी एमॉर्फस है, एमॉर्फस भी सॉलिड की एक फॉर्म होती है। दोनों के लिए डेल्टा एच की वैल्यू अलग अलग आएगी। एक के लिए 94, हीट इवॉल्व हुई, ज्यादा हीट इवॉल्व हुई। अब अगर इसके डिफरेंस की बात करते हो, यही बात जो अभी मैंने आपको बिल्कुल इलेबोरेट करके डिटेल से बता दी थी, डिफरेंस बिटवीन द टू वैल्यूज, इन दोनों के बीच का डिफरेंस, यानी इक्वेशन नंबर 1 माइनस इक्वेशन नंबर 2 अगर मैं कर देता हूं तो क्या आ जाएगा? 1 में से 2 माइनस करने पर, ये कर दिया मैंने, इक्वेशन नंबर 1 मान लिया, इसको 2 मान लिया, तो इक्वेशन नंबर 1 माइनस इक्वेशन नंबर 2 अगर कर दिया तो कार्बन सॉलिड डायमंड माइनस कार्बन सॉलिड एमॉर्फस, जो दूसरी तरफ पहुंच के प्लस हो जाएगा, यानी एरो के दूसरी तरफ पहुंचकर कार्बन सॉलिड एमॉर्फस हो गया।
एलोट्रॉपिक फॉर्म है, एमॉर्फस वो जो कोल होता है उसकी बात ये हो रही है। अब जो काम मैंने यहां इसके साथ किया इक्वेशन के 1 - 2, तो 1 - 2 माइनस जब होगा ये तो प्लस में हो जाएगा, सेकंड को माइनस किया तो ये प्लस हो गया, प्लस 97.6 माइनस क्या होगा ये 94.3। तो ये वाला जो अंतर है वो कार्बन डायमंड से कार्बन एमॉर्फस बनने वाला अंतर है। और ये जो बात यहां लिखी गई है ये 1 मोल के लिए है, डेफिनेटली 1 मोल के लिए। 1 मोल मतलब 12 ग्राम कार्बन एंड 12 ग्राम एमॉर्फस। तो हम ये 1 मोल को 1 मोल में कन्वर्ट करने के लिए ये निकाल सकते हैं। यही इक्वेशन फर्दर हम दूसरे डेटा बनाने में इस्तेमाल कर पाएंगे। फर्दर ये एक और इंपॉर्टेंट बात हो गई है, सी एमॉर्फस से सी डायमंड बनाने में कितनी हीट इवॉल्व होगी ये हमें कैलकुलेशन से पता चल जाता है। इस हीट को जो बोलेंगे हम, अब कार्बन से कार्बन ही बनाया, सॉलिड से सॉलिड ही बनाया, लेकिन एलोट्रॉपिक फॉर्म अलग थी, डायमंड से एमॉर्फस बनाया। तो ये जो डेल्टा एच आएगा नया, इन दोनों का अंतर, इन दोनों का अंतर मतलब -94.3 प्लस 97.6, ये जो अंतर आया ये डेल्टा एच, ये डेल्टा एच कहलाएगा हीट ऑफ ट्रांजिशन। हीट ऑफ रिएक्शन ही है ये डेफिनेटली, लेकिन हीट ऑफ रिएक्शन को हम कई छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। ये वाला रिएक्शन कौन सा रिएक्शन है, ये रिएक्शन कौन सा रिएक्शन है, कार्बन सॉलिड डायमंड से कार्बन सॉलिड एमॉर्फस बन गया। ये केमिकल रिएक्शन ही है एक तरीके से, लेकिन सारा कुछ सेम सा लग रहा है इसमें, तो कार्बन से कार्बन बनना, सॉलिड से सॉलिड बनना, लेकिन डायमंड से एमॉर्फस बनना। तो यहां डेल्टा एच कुछ आएगा। इस डेल्टा एच को इस रिएक्शन के लिए जब हम एक एलिमेंटल फॉर्म को, दैट मीन्स एक एलोट्रॉप को दूसरे एलोट्रॉप में कन्वर्ट करते हैं, तो उसके लिए हीट जो एब्जॉर्ब होती है या इवॉल्व होती है, दैट इज कॉल्ड एज हीट ऑफ ट्रांजिशन। डेफिनेटली ये हीट ऑफ रिएक्शन है, इसको आप हीट ऑफ रिएक्शन तो कह ही सकते हो, लेकिन मैंने स्पेसिफाई कर दिया, स्पेसिफाई कर दिया यानी हीट ऑफ ट्रांजिशन इसको बोल दिया। भाई चंडीगढ़ में अगर रहते हो या मोहाली में अगर रहते हो तो भारत में तो रहते ही रहते हो ना, लेकिन अगर भारत में रहते हो तो जरूरी नहीं कि चंडीगढ़ में जरूर रहोगे, सिंपल सी है बात। तो ऐसे ही अगर हीट ऑफ ट्रांजिशन है तो वो हीट ऑफ रिएक्शन ही है, लेकिन सारे हीट ऑफ रिएक्शन हीट ऑफ ट्रांजिशन नहीं होंगे, लेकिन सारे हीट ऑफ ट्रांजिशन हीट ऑफ रिएक्शन होंगे। दो बातें हो गई जिस पर डिपेंड करता है डेल्टा एच। थर्ड फैक्टर जिस पर डेल्टा एच डिपेंड करता है, हीट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है, वो है टेम्परेचर। ये टेम्परेचर, ये मैं कुछ रिलेशंस आपको बताऊंगा और इनके फिलहाल डेरिवेशन आपकी रीच से बाहर हैं कि ड्राइव कहां से किया, कैसे किया जाता है। किरचॉफ हुए हैं साइंटिस्ट, इन्होंने इस टेम्परेचर एंड हीट ऑफ रिएक्शन पर वर्क किया, यानी हीट ऑफ रिएक्शन पर क्या फर्क पड़ता है टेम्परेचर चेंज का, और कुछ इक्वेशंस ड्राइव की। वो इक्वेशन ये थी डेल्टा एच T2, यानी मैंने ए से कोई बी लिया, सारा कुछ सेम था, ये गैसियस था, सपोज करते हैं ये भी गैसियस था, इसके लिए डेल्टा एच T1 आ गया,
इक्वेशन नंबर 1 हो गई है। टेम्परेचर यहाँ 25 डिग्री ले लिया सपोज करते हैं। अब सेम इक्वेशन मैंने ए गैसियस सेम रही, बिल्कुल कुछ नहीं चेंज किया, ना तो एलोट्रोपिक फॉर्म ना स्टेट, बाकी कुछ भी नहीं। ए एंड बी लिया, ये भी गैसियस है, लेकिन यहाँ टेम्परेचर मैंने 50 डिग्री सेल्सियस कर दिया। अब डेल्टा एच T2 हो गया ये सेकंड इक्वेशन के लिए, यानी टेम्परेचर चेंज होने पर ये डेल्टा एच चेंज हो जाता है, बाकी कुछ चेंज नहीं करना। ये चेंज करेंगे फिर तो होगा ही, वो इफेक्ट तो हम देख चुके कि एलिमेंटल फॉर्म को चेंज कर दें तो क्या, गैसियस स्टेट से लिक्विड कर दें तो क्या, वो तो हम कर चुके। आप टेम्परेचर का इफेक्ट देख रहे हैं। तो इन दो इक्वेशन के लिए किरचॉफ ने बताया था कि डेल्टा एच T2 यानी बाद का जो टेम्परेचर है, जो पहले का टेम्परेचर है, उसके लिए डेल्टा एच जो अलग अलग वैल्यूज आती हैं, ये वाली फाइनल माइनस इनिशियल ओवर T2 माइनस T1, यानी टेम्परेचर ये वाला केल्विन में लेना है, ये टेम्परेचर केल्विन में लेना है, इज इक्वल टू डेल्टा Cp। Cp क्या है? हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। इनकी हीट कैपेसिटीज का अंतर, इन दोनों की रिएक्शन की अपनी जो हीट कैपेसिटीज होंगी उनका अंतर। तो इस इक्वेशन को Cv के लिए भी हम सोच सकते हैं। कांस्टेंट प्रेशर पर हम हीट कैपेसिटी की बात कर रहे हैं, तो कांस्टेंट वॉल्यूम पर जब ये आएगा तो H की जगह E आ जाएगा, एनर्जी आ जाएगा। एंथैल्पी कांस्टेंट प्रेशर से रिलेशन है, एनर्जी कांस्टेंट वॉल्यूम से रिलेशन। अगर मैं इस डेल्टा Cp की जगह डेल्टा Cv कर देता हूं, हीट कैपेसिटी जो हमने पढ़ी है, किसी सब्सटेंस की कोई गैस है सपोज करते हैं, हीट एब्जॉर्ब करती है, वो कांस्टेंट प्रेशर पर अलग करेगी, कांस्टेंट वॉल्यूम पर अलग करेगी। हीट जो एब्जॉर्प्शन होगा, इसका अपना हीट कैपेसिटी चेंज हो जाती है वॉल्यूम पर एंड प्रेशर पर डिपेंड करती है। तो जो Cv होगा, ये Cv डेल्टा Cv सेम रहेगा, बस ये H की जगह E लिख देना है, डेल्टा E। T2 टेम्परेचर पर जो चेंज इन एनर्जी बोला जाएगा अब, क्योंकि कांस्टेंट वॉल्यूम है। कांस्टेंट वॉल्यूम यानी वर्क नहीं कर रहा है अब ये सिस्टम। गैसेस के लिए इंपॉर्टेंस है इस बात की। और माइनस डेल्टा E T2 T1 ओवर T2 माइनस T1, ये इक्वेशन तो एक ही है, बस ये कंडीशनल है। ये रिलेशन किरचॉफ ने दिया था। फिलहाल आप लोगों को तो ये इसके डेरिवेशन पे ना जा करके, अगर आपसे हीट कैपेसिटी कांस्टेंट प्रेशर पर पूछिए और ये डेल्टा एच 50 डिग्री पर, डेल्टा एच 25 डिग्री पर दिए हैं, तो ये वैल्यू आप कैलकुलेट करके बता सकते हो। और एक बात आपको क्या पता होनी चाहिए, एक बात ये पता होनी चाहिए कि किन किन बातों पर कोई केमिकल रिएक्शन का डेल्टा एच डिपेंड करता है। अंडरस्टूड है? ये तो बहुत सिंपल सी बात है। जो डेल्टा एच है, हीट ऑफ रिएक्शन है, वो प्रेशर एंड वॉल्यूम पर तो डिपेंड करेगा ही करेगा। एक सेम रिएक्शन है, यही मैं अगर चेंज करता हूं, टेम्परेचर कांस्टेंट कर दिया मैंने और कोई एक रिएक्शन लिया, A इज गिविंग यू B, गैसियस है सपोज करते हैं, ये भी गैसियस है, इसके लिए डेल्टा एच आ गया, टेम्परेचर यहाँ T लिख गया, सेम टेम्परेचर पर। अब वो किरचॉफ इक्वेशन तो लगेगी नहीं, टेम्परेचर तो चेंज किया ही नहीं। A इज गिविंग यू B अगेन, तो ये आ जाएगा मेरे पास गैसियस। इसके लिए डेल्टा एच अलग हो जाएगा अगर मैंने ये कांस्टेंट प्रेशर पर लिया है एंड कांस्टेंट वॉल्यूम पर लिया। ये दोनों के लिए डेल्टा एच की वैल्यू अलग आएगी। ये प्रोसेस मैं एक ऐसे कर रहा हूं, बन तो रहा है गैसियस से गैसियस ही, लेकिन कांस्टेंट प्रेशर है, तो वॉल्यूम इंक्रीज करना अलाउ कर रखा है मैंने। अगर वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है तो हो जाए, हमें परवाह नहीं है। तो डेल्टा एच आएगा 1, लेकिन कांस्टेंट वॉल्यूम पर अगर दिया तो मैं वॉल्यूम नहीं इंक्रीज करना चाहता, यानी वॉल्यूम फिक्स कर दिया। जितना हीट चेंज होगा उसका वॉल्यूम से कुछ लेना देना अब नहीं है।
वर्क डन ऑन द सिस्टम भी नहीं हो रहा है, वर्क डन बाय द सिस्टम भी नहीं हो रहा है। अब ये डेल्टा एच डिफरेंट आएगा। ठीक है, डेल्टा एच हम ई बोल देंगे इसे, एंथैल्पी नहीं बोलेंगे, लेकिन हीट ऑफ रिएक्शन के टर्म्स में अगर कहा जाए कि एनर्जी चेंज यहां अलग, एनर्जी चेंज यहां पर अलग, तो ये हीट ऑफ रिएक्शन एक बात पर और पर डिपेंड करता है, और वो बात क्या है? वो बात है कि ये रिएक्शन कांस्टेंट टेम्परेचर पर, कांस्टेंट वॉल्यूम पर हो रहा है या कांस्टेंट प्रेशर पर हो रहा है। और ये तो हमने रिलेशन पढ़ भी रखे हैं। आपको अगर याद हो तो क्यू वी प्लस डेल्टा एन आर टी इज इक्वल टू क्यू पी। हीट की जगह क्यू पी की जगह मैं क्या लिख सकता हूं? डेल्टा एच लिख सकता हूं। क्यू वी की जगह मैं क्या लिख सकता हूं? डेल्टा ई लिख सकता हूं, प्लस डेल्टा एन आर टी। तो इनफैक्ट ये एनर्जी चेंज कहलाता है, ये एंथैल्पी चेंज कहलाता है। हीट ऑफ रिएक्शन इस बात पर डिपेंड करता है कि हम रिएक्शन को कांस्टेंट प्रेशर पर कर रहे हैं या कांस्टेंट वॉल्यूम पर कर रहे हैं। अगर मैं इसको कांस्टेंट वॉल्यूम पर करूंगा, वॉल्यूम चेंज नहीं करूंगा, तो वर्क डन सारा का सारा क्या होगा? जीरो हो जाएगा। और अगर मैं इसको कांस्टेंट प्रेशर पर करूंगा तो पिस्टन ऊपर होता चला जाएगा। तो क्यू वी जो मैंने इसे दिया है वो दो काम करेगा, पी डेल्टा वी करने में, और दूसरा साथ के साथ इसकी एनर्जी बढ़ाने में। तो अगर मैं कांस्टेंट प्रेशर की बात कर रहा हूं, क्यूपी, इसी को हम एच बोलते हैं, या चेंज अगर देखना है तो डेल्टा एच बोलते हैं। तो एक ये वाली बात, ये रिलेशन हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। लेकिन अगर हमें ये आंसर करना है कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इफेक्ट करते हैं, तो ये एक लिख सकते हैं हम। यहां पर हम इसे एक फैक्टर को क्या लिख सकते हैं कि हीट ऑफ रिएक्शन इस बात पर डिपेंड करता है कि रिएक्शन कांस्टेंट प्रेशर पर किया गया या कांस्टेंट वॉल्यूम पर किया गया। तो एक पॉइंट और हो गया ये आपका। भाई कांस्टेंट प्रेशर पर होगा तो डेल्टा एच बोलेंगे, कांस्टेंट वॉल्यूम पर होगा तो डेल्टा ई बोलते हैं। और डेल्टा एन क्या है ये आप जानते हो, ये हम डिस्कस कर चुके हैं पिछले क्लासेस में। ठीक हो गई बात? ये एक हिस्सा हुआ इसका चैप्टर का। तो इसमें अब एक जो बचता है वो हीट ऑफ रिएक्शन के टाइप्स हैं। जो हम हीट ऑफ रिएक्शन पढ़ रहे हैं, ये रिएक्शन को देख करके उसका नाम रख देंगे। मान लो ये C प्लस O2, सॉलिड है, गैस है, मैं लिख नहीं रहा हूं यहाँ CO2, तो ये है तो रिएक्शन लेकिन ये कंबशन है, तो मैं आप डेल्टा एच को नाम दे दूंगा हीट ऑफ कंबशन। इसी तरह से C सॉलिड, कोई और है C डायमंड, गिविंग यू C ग्रेफाइट, है तो ये केमिकल रिएक्शन, डेल्टा एच ही है, लेकिन ट्रांजिशन बोलता हूं मैं इसको, एक एलोट्रोपिक फॉर्म से दूसरी में कन्वर्ट होना, तो इसको मैं नाम दे दूंगा हीट ऑफ ट्रांजिशन। एक अगर मैंने एसिड लिया NaOH प्लस HCl लिया, प्रोडक्ट बन गया मेरे पास NaCl प्लस H2O, ये डेल्टा एच आ गया, तो हीट ऑफ रिएक्शन है बिल्कुल इसके लिए ये। लेकिन ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, तो इस हीट ऑफ रिएक्शन को मैं नाम दे सकता हूं हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। तो बहुत सारे टाइप के हैं, जैसे टाइप का रिएक्शन है वैसे ही उसका नाम रख दो। तो कौन कौन से टाइप के हीट ऑफ रिएक्शन हो सकते हैं? हीट ऑफ फॉर्मेशन,
इस हीट ऑफ कंबशन को कोई दूसरा आदमी आके ये बोल सकता है कि कार्बन डाइऑक्साइड बनने में जो एनर्जी रिक्वायर्ड हुई है या रिलीज हुई है, डेल्टा एच। हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड भी है, हीट ऑफ कंबशन ऑफ कार्बन भी है। तो मैं इसे बोल सकता हूं हीट ऑफ फॉर्मेशन। हीट ऑफ फॉर्मेशन की बड़ी इंपॉर्टेंस है, सबसे ज्यादा यूज यही होते हैं हीट ऑफ फॉर्मेशन। आपने नाइट्रोजन लिया N2 प्लस हाइड्रोजन लिया NH3 ले लिया, बन गया। अब हीट ऑफ रिएक्शन क्या लाएगा, मैं थोड़ा साफ साफ करके लिख रहा हूं इसको। ये क्या लाएगा, हीट ऑफ रिएक्शन N2 प्लस H2 गिव यू NH3। बैलेंस कर लो, 2 लिख दोगे इधर, 3 लिख दोगे, बैलेंस हो गया। डेल्टा H इस रिएक्शन के लिए हो गया है, जो भी वैल्यू आई पता नहीं मुझे क्या होती होगी, याद नहीं कर रखी है मैंने। लेकिन अगर आपसे कहा जाए हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया, तो बिल्कुल कह सकते हो, लेकिन जब अमोनिया बनाओगे तो 1 मोल अमोनिया बनाने के लिए लिखोगे ना, यहां तो 2 मोल बन रहा है, हीट ऑफ रिएक्शन तो 2 मोल के लिए है। लेकिन हीट ऑफ रिएक्शन की जगह अगर मैं शब्द बोलूंगा हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया, तो इस डेल्टा H को डिवाइडेड बाई 2 करना पड़ेगा। जो हीट ऑफ रिएक्शन है डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया। तो हीट ऑफ फॉर्मेशन हम किसे कहेंगे, जब कोई मॉलिक्यूल बनता है, उस बनने में 1 मोल के बनने में, किसी मॉलिक्यूल के 1 मोल के बनने में कुछ और साथ नहीं बनना चाहिए। मान लो अमोनिया के जगह कुछ और भी साथ में प्लस या कोई और मॉलिक्यूल भी होता है नहीं यहां। जैसे एग्जाम्पल के लिए NaOH, अभी मैंने ये जो रिएक्शन बताया था इसकी मैं बात कर रहा हूं। HCl गिविंग यू NaCl प्लस H2, इसके लिए डेल्टा H हो गया। हीट ऑफ रिएक्शन 1 मोल NaCl बना, 1 मोल वाटर बना। मैं बिल्कुल हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NaCl नहीं कह सकता इसे, क्योंकि वाटर भी तो बन रहा है। हीट ऑफ फॉर्मेशन तब बोलोगे जब सोल प्रोडक्ट बन रहा हो, सिर्फ एक सिंगल प्रोडक्ट बन रहा होगा, और उसका 1 मोल, अगर एक से ज्यादा मोल बन रहे हैं तो डेल्टा H को उतने ही से डिवाइड कर दो। 2 मोल बन रहे हैं जैसे अमोनिया में यहां। अब इसके लिए डेल्टा H की वैल्यू आ गई कुछ इस, तो डेल्टा H क्या कहलाएगा, हीट ऑफ रिएक्शन। और अगर मैंने कहा हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया, क्या हो जाएगी अमोनिया बनाने में। अब मैं क्या करूंगा, इस पूरी इक्वेशन को डिवाइडेड बाई 2 कर दूंगा। तो N2 1/2 N2 लिया, 3/2 H2 लिया, तो 1 मोल अमोनिया बनेगा, 2/2 अमोनिया बन जाएगा। तो डेल्टा H के साथ भी तो वही काम करना पड़ेगा जो पूरी इक्वेशन के साथ करना पड़ा। पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड किया, डेल्टा H को भी 2 से डिवाइड कर दोगे तो ये वैल्यू अमोनिया के लिए निकल जाएगी। तो ये थोड़े थोड़े से डिफरेंस के साथ हैं टर्म। हीट ऑफ फॉर्मेशन हो जाएगा, हीट ऑफ कंबशन हो जाएगा, हीट ऑफ रिएक्शन के तो पार्ट ही हैं ये सारे, और इसके अलावा हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन एक टर्म हो गया। इसके अलावा हम बोल सकते हैं हीट ऑफ ट्रांजिशन हो गया। सोल्यूशन बनाया आपने, कोई NaCl सॉलिड लिया, उसे सोल्यूशन में डिसॉल्व कर दिया, एक्वस हो गया, अलग बात है ये। वाटर मॉलिक्यूल ने चारों तरफ से घेर लिया, नाइट्रोजन सोडियम पॉजिटिव को वाटर ने घेर लिया और क्लोरीन को वाटर ने घेर लिया, कुछ डेल्टा H इवॉल्व हुआ, अब कहलाएगा हीट ऑफ सोल्यूशन। अब एक के लिए सोडियम पॉजिटिव को वाटर ने चारों तरफ से घेरा तो हीट ऑफ हाइड्रेशन, ये जैसे हमने पहले पढ़ा था पिछली क्लासेस में, S ब्लॉक में पढ़ा था। हीट ऑफ हाइड्रेशन, हाइड्रेट करने में किसी एक मॉलिक्यूल को कितनी हीट एब्जॉर्ब होती है या इवॉल्व होती है। इसी तरह से हमने कोई लिक्विड लेके उसके क्रिस्टल बना दिए, 1 मोल लेकर के, कुछ हीट एब्जॉर्ब हुई या इवॉल्व हुई, तो हीट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। किसी हमने वाटर को लेके उसे इवेपोरेट कर दिया, 1 मोल वाटर को लेके, तो जो हीट एब्जॉर्ब होगी हीट ऑफ वेपोराइजेशन हो जाएगा। हमने सॉलिड लिया कोई आइस, उसको मेल्ट कर दिया 1 मोल को, जितनी हीट बाहर से उसको देनी पड़ी वो हीट ऑफ फ्यूजन,
हीट ऑफ फ्यूजन बोला जाएगा। कितनी हीट देनी पड़ी? मेल्टिंग पॉइंट नहीं, मेल्टिंग पॉइंट तो वो टेम्परेचर है जिस पर वो लिक्विड में कन्वर्ट होना शुरू होता है सॉलिड स्टेट से। ये तो टेम्परेचर है, हम बात कर रहे हैं हीट की, एनर्जी की, कितनी एनर्जी दी। हमारे पास कोई सिल्वर था पॉजिटिव, Cl नेगेटिव था, ये एक्वस मीडियम में थे, ये एक्वस था, वाटर में डिसॉल्व था, ये एक्वस था, वाटर में डिसॉल्व था, AgCl बन गया सॉलिड। इसमें कुछ डेल्टा H निकल सकती है हीट, या आ सकती है बाहर से हीट, तो ये बोला जाएगा प्रेसिपिटेट बना। ये सॉलिड जब बन जाता है तब हम उसे बोलते हैं प्रेसिपिटेट, तो इसे बोलेंगे प्रेसिपिटेशन, हीट ऑफ प्रेसिपिटेशन। तो ये एक सॉलिड है कोई मेरे पास, मैं उसे हीट करता हूं, हीट करने पर वेपर बन जाते हैं डायरेक्ट, लिक्विड बने बिना, तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं सब्लिमेशन, हीट ऑफ सब्लिमेशन। तो ये हीट ऑफ रिएक्शन के टाइप्स हैं सारे के सारे, ये आपको अच्छी तरह से सोचने होंगे। तो जो ये वाला पार्ट रहेगा जो मैंने अभी आपको बोला कि हीट ऑफ रिएक्शन कई सारे टाइप की होती है, हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, हीट ऑफ सब्लिमेशन, हीट ऑफ रिएक्शन, हीट ऑफ ट्रांजिशन, हीट ऑफ कंबशन, हीट ऑफ फॉर्मेशन, हीट ऑफ वेपोराइजेशन, हीट ऑफ प्रेसिपिटेशन, हीट ऑफ सॉल्यूशन। इन सब की डेफिनेशन मैं आपको भेज दूंगा आज की क्लास के बाद, इसका PDF मैं आपको दे दूंगा, इसको आप प्रॉपरली कर लेना। कोई बहुत मुश्किल नहीं, बस हीट ऑफ रिएक्शन को पूरे जोर लगा करके समझना है आपको। हीट ऑफ रिएक्शन समझ लोगे तो आपको ये बड़ी अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगी बात। तो इसको पढ़ लोगे, फिर हम अगली क्लास में जो थर्मोकेमिस्ट्री के लॉज होते हैं और जो न्यूमेरिकल्स हम सॉल्व करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, अगली क्लास में इनफैक्ट हम वो करेंगे। तो आज की क्लास में बस मैं इतना ही करा रहा हूं, अगली क्लास में नेक्स्ट हम पढ़ेंगे।